हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के सामने एक गुड न्यूज लेकर के आई हूँ। गुड न्यूज ये है कि अब तक हम लोगों ने बहुत दिनों से हम लोग जब से नेट का जो है दिसंबर वाला रिजल्ट अनाउंस हुआ है उसके बाद से इंतजार कर रहे हैं कि जून के लिए कब फॉर्म फिल होगा। तो हम आपको बता देते हैं बेटा, आज या कल से, आज रात से या कल जो है 12 बजे के बाद आपका फॉर्म भरने की जो लिंक है वो एक्टिव हो जाएगी और फॉर्म को आप भर सकते हैं। आप सबको पता है कि नेट का जो एग्जाम होने वाला वो जून में प्रस्तावित, हमेशा जून और दिसंबर में ही होता है। 20 जून के बाद वो प्रस्तावित वो होना ही होना है। तो आप अपनी पढ़ाई को इसी 1-1.5 महीने में इतना रनअप कर दीजिए बेटा कि जो जून वाला एग्जाम हो वो आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, हम अपने इसी प्रैक्टिस सेशन की क्लासेस के माध्यम से आपको जून के लिए बिजनेस मैनेजमेंट की 2-3 क्लासेस, न्यूट्रिशन की क्लासेस और कुछ टेक्सटाइल की क्लासेस को प्रोवाइड करवा देंगे, ताकि जो आपके संभावित प्रश्नों की श्रृंखला है या संभावित जो प्रश्न बन सकते हैं वो आपके सॉल्व हो जाएं, आप सॉल्व कर लो और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर पाओ। ठीक है बेटा, तो उसी क्रम में आज मेरी प्रैक्टिस सेशन की अगली क्लास है। चलिए हम और आप मिल करके इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। आज सेशन का जो है पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि खाद्य सुरक्षा और मानक। ठीक है, खाद्य सुरक्षा और मानक, ध्यान से पढ़िएगा बेटा। ब्रैकेट में लिखा है जैविक खाद्य। ठीक है, जैविक खाद्य विनियमन किस वर्ष में अधिसूचित किया गया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पहले जान लेते हैं ये कब आया, फिर जैविक खाद्य विनियमन कब जोड़ा गया। तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, जिसको हम FSSAI के नाम से जानते हैं, ये कब आया बेटा, कहेंगे मैम 2006 में आया। कब आया, कहेंगे मैम 2006 में आया। तथा खाद्य सुरक्षा और मानक जैविक खाद्य विनियम की बात करें तो ये कब आया, कहेंगे मैम ये जो अधिनियम आया है ये सन 2017 में आया। कब आया, सन 2017 में 29 दिसंबर को। ठीक है, 29 दिसंबर सन 2017 को इसे अधिनियमित किया गया तथा इसके द्वारा बताया गया कि भारत में, कहां पर, कहेंगे मैम भारत में वह सभी कंपनियां, ठीक, भारत में वह सभी कंपनियां जो किसका दावा करती हैं, जो जैविक खाद्य का दावा करती हैं। ठीक है, किसका दावा, भारत में जैविक खाद्य का दावा करने वाली, ठीक, भारत में जैविक खाद्य का मतलब क्या है, कहेंगे मैम जो ऑर्गेनिक फूड होता है उसका दावा करने वाली सभी कंपनियों के आयातिक, ठीक है, आयातिक होने के लिए क्या किया जाएगा, पूरी चेक की जाएगी। आयात और निर्यात को पूरा चेक किया जाएगा। तथा ये जो अधिनियम भारत में लागू हुआ आया कब था, कहेंगे मैम 19 दिसंबर सन 2017 में। ठीक, 19 दिसंबर सन 2017 में ये आया और जो पूर्ण रूप से 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई सन 2018 को इसे लागू कर दिया गया। 1 जुलाई सन 2018 में क्या कर दिया गया, इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। तो इस प्रकार से जो हमारा पहला क्वेश्चन था जिसमें ये बात की गई थी कि जो खाद्य सुरक्षा मानक और विनियमन अधिनियम जो आया वो कब आया, तो कहेंगे 19 दिसंबर 2017 को ये क्या किया गया, अधिनियमित किया गया, यह अधिनियम आया। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्टार्च का डेक्स्ट्रिन में द्रवीकरण, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, स्टार्च का डेक्स्ट्रिन में द्रवीकरण किस एंजाइम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टार्च का जो द्रवीकरण होता है वो क्या होता है और स्टार्च का जो द्रवीकरण करने के लिए जो एंजाइम कार्य करता है स्टार्च के ऊपर वो किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक बेटा, तो हम जानते हैं कि
जो स्टार्च का द्रवीकरण होता है, क्या होता है, स्टार्च का जो द्रवीकरण होता है, इसके द्वारा क्या बनाया जाता है, तो कहेंगे मैम स्टार्च के द्रवीकरण के द्वारा ग्लूकोज सिरप बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, कहेंगे मैम ग्लूकोज सिरप बनाया जाता है। और स्टार्च का डेक्स्ट्रिन में द्रवीकरण जो होता है वो हमेशा अल्फा एमाइलेज के द्वारा किया जाता है। ठीक बेटा, किसके द्वारा, कहेंगे मैम अल्फा एमाइलेज के द्वारा स्टार्च का डेक्स्ट्रिन में द्रवीकरण किया जाता है। ठीक बेटा, अल्फा एमाइलेज के द्वारा अगर हम स्टार्च को तोड़ते हैं तो फिर क्या होगा, सबसे पहले स्टार्च क्या होगा, स्टार्च टूट जाएगा। ठीक है, सबसे पहले स्टार्च टूटेगा। ठीक, कैसे टूटता है स्टार्च, तो कहेंगे मैम जब स्टार्च के ऊपर हीट दिया जाए, हीट या गर्म पानी डाला जाता है। ठीक है, हीट या गर्म पानी डाला जाता है तो स्टार्च के जो अणु होते हैं वो डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट हो जाते हैं यदि हम हीट देते हैं। तो यदि हम स्टार्च के ऊपर गर्म पानी डालते हैं तो जो स्टार्च के अणु होते हैं वो पानी को सोख कर लेते हैं या पानी को सोख करके अपने अंदर के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देते हैं। ठीक, जिससे जेलेटिन का निर्माण होता है, या कह सकते हैं जिससे जल जैसी संरचना का निर्माण होता है। ठीक है बेटा, क्या बनता है, तो कहेंगे मैम जिससे जल जैसी संरचना का निर्माण होता है। और स्टार्च के जेलेटिन में द्रवीकरण का यही उदाहरण माना जाता है, जिसके लिए अल्फा एमाइलेज, ठीक है, जिसके लिए अल्फा एमाइलेज कार्य करता है। अगला जो है आप ऑप्शन देख रहे होंगे कि प्रोटीएज। ठीक है, प्रोटीएज क्या है, प्रोटीएज वह एंजाइम होता है जो किसके ऊपर काम करता है, प्रोटीन के ऊपर, अथवा कह सकते हैं कि यह अमीनो एसिड के ऊपर कार्य करने वाला एंजाइम है। किसके ऊपर, कहेंगे मैम अमीनो एसिड के ऊपर कार्य करने वाला एंजाइम है। और पैक्टिन और सेलुलोज जो कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के पार्ट माने जाते हैं, भाग माने जाते हैं, ये उनके भाग हैं। ठीक बेटा, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ा देता है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा है टैनिन, तीसरा है फाइटेट, चौथा है एस्कॉर्बिक एसिड, और जो है चौथा ऑप्शन है फाइटेट, तीसरा है हमारा स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है बेटा, तो आपने पढ़ा है न्यूट्रिशन में कि जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, शरीर में पोषक तत्वों की जो अवशोषण दर होती है, ठीक है, उन्हें प्रभावित करने वाले तत्वों में एक इनहेंसर होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं, एक इनहेंसर होते हैं, जबकि जो दूसरे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अवरोधक तत्व, अवरोधक तत्व कहा जाता है, या इनहिबिटर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवरोधक तत्व कहा जाता है या इनहिबिटर्स कहा जाता है। ठीक बेटा, इनहिबिटर्स और इनहेंसर। तो आपने देखा कि आयरन के बारे में पूछ रहा है कि आयरन के अवशोषण में कौन सा ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है, किस तरीके से काम, इनहेंसर के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, तो आयरन के अवशोषण में अगर कोई इनहेंसर है बेटा इस ऑप्शन में, तो कौन सा इनहेंसर है, कहेंगे मैम आयरन के अवशोषण में एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको हम विटामिन सी कहते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड क्या करता है, आयरन के अवशोषण की दर को हमारे शरीर में बढ़ा देता है, जबकि टैनिन, फाइटेट और कैल्शियम, ठीक है, टैनिन, फाइटेट और कैल्शियम क्या करता है, आयरन के अवशोषण को बाधित कर देता है या इनहिबिटेड कर देता है। ठीक बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन से प्राप्त प्यूरिन, ठीक है, भोजन से प्राप्त प्यूरिन के चयापचय का अंतिम उत्पाद क्या है। ठीक, पहला है यूरिक एसिड, दूसरा है यूरिक ऑक्सलेट, तीसरा है सिस्टीन और चौथा है पायरिडॉक्सिन। ठीक बेटा, भोजन में प्यूरिन के चयापचय, यानी कि जब प्यूरिन क्या है, तो कहेंगे मैम प्यूरिन जो होता है ये कहाँ से प्राप्त होता है, अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से। कहाँ से, अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से प्राप्त होता है, तथा तो यह टूट करके यूरिक एसिड में, किसमें, यूरिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। और यह यूरिक एसिड विखंडित होकर के यूरिन
में पास आउट होकर के बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो अगर हम पूछें या उनसे पूछा जाए कि भोजन में जो प्यूरिन चयापचय के बाद वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसका सही उसका चयापचय हो जाता है तो क्या मिलेगा हमें, कहेंगे मैम यूरिक एसिड मिलेगा। जबकि यूरिक ऑक्सिलेट जो होता है वो किसका कारण बनता है, तो कहेंगे मैम वो किडनी स्टोन का कारण बनता है, या कह सकते हैं मैम जो यूरिक ऑक्सिलेट होता है हमारे शरीर में पथरी बनने का कारण बनता है। ठीक है, किसका कारण, कहेंगे मैम पथरी का कारण बनता है। जबकि अगर प्यूरिन के चयापचय से प्राप्त अंतिम उत्पाद की बात करें तो क्या हो जाएगा, यूरिक एसिड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रोटीन किस नेचर के होते हैं। ठीक है, प्रोटीन का नेचर आपसे पूछा जा रहा है और पहला ऑप्शन है हमारे पास एम्फोटेरिक, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है अम्लीय नेचर के, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है कि प्रोटीन क्षारीय होते हैं और चौथा ऑप्शन है क्रिस्टलीय या रवेदार होते हैं। ठीक है बेटा, तो हमने पढ़ा है कि प्रोटीन का नेचर किस प्रकार का होता है, कहेंगे प्रोटीन एम्फोटेरिक होता है। कैसा होता है, उभयचर होता है। कैसा होगा बेटा, कहेंगे मैम उभयचर होता है। उभयचर कैसे होता है, तो क्या हम जानते हैं कि यदि प्रोटीन को, ठीक है, प्रोटीन को क्या किया जाए, अम्ल से अभिक्रिया कराई जाए। ठीक, प्रोटीन को अम्ल से अभिक्रिया कराई जाए या प्रोटीन को क्षार से अभिक्रिया कराई जाए तो प्रोटीन कैसा हो जाता है, उदासीन हो जाता है। ठीक है, उदासीन हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से प्रोटीन का जो नेचर होगा वह अम्ल के तरफ हुआ तो नकारात्मक या क्षार के तरफ हुआ तो सकारात्मक हो जाता है। इस प्रकार से जो हमारा प्रोटीन होगा वो एम्फोटेरिक नेचर का होगा, ना कि जो है रवेदार, क्षारीय अथवा अम्लीय होता है। ठीक बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा हार्मोन स्टेरॉइड नहीं है। चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो स्टेरॉइड नहीं है। ठीक है बेटा, तो पहला ऑप्शन है एड्रीनोकार्टिकल, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा है इंसुलिन और चौथा ऑप्शन हमारे पास एस्ट्रोजन का है। ठीक बेटा, जितने भी हमारे स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, कौन से हार्मोन्स, कहेंगे मैम स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं इन ऑप्शन के आधार पर। ठीक है, इंसुलिन क्या है, नॉन, ठीक है, नॉन स्टेरॉइड है। इंसुलिन क्या है, कहेंगे मैम इन ऑप्शन या इन विकल्पों के आधार पर इंसुलिन और ग्लूकागान, इंसुलिन और ग्लूकागान जो हार्मोन्स होते हैं वो नॉन स्टेरॉइड होते हैं। बल्कि जितने भी हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं, चाहे वो प्रोजेस्टेरॉन हो, एस्ट्रोजन हो, है ना, आरएच हो, ये जितने भी आपके एलएच हैं, ये सब जितने भी हार्मोन्स हैं वो कहते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। ठीक बेटा, आए समझ में। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बीटा ऑक्सीडेशन और सिट्रिक एसिड साइकिल के माध्यम से पामिटिक एसिड से कितने एटीपी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब बीटा ऑक्सीडेशन होता है और सिट्रिक एसिड साइकिल चलती है तो पामिटिक एसिड जो होगा वो क्या करेगा, कितने एटीपी उत्पन्न कर सकता है। ठीक बेटा, पहले हम जानते हैं बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो वसा के लिए, ठीक है, वसा को तोड़ने के लिए या कह सकते हैं वसा के मेटाबॉलिज्म के लिए जो रासायनिक अभिक्रिया हमारे शरीर में होती है उसे हम बीटा ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल क्या है, जिसको हम क्रब साइकिल के नाम से जानते हैं, तो कहेंगे मैम सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रब साइकिल जो होती है वह हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में चलती है और इससे क्या होता है, एटीपी का उत्पादन होता है, या कह सकते हैं इससे हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब पूछा क्या हमसे जा रहा है कि पामिटिक एसिड से कितने एटीपी उत्पन्न होते हैं। ठीक है बेटा,
तो पामिटिक एसिड से कितने एटीपी? कहेंगे मैम 108 एटीपी उत्पन्न होते हैं, परंतु जब इल्ड फेज होता है तो 2 एटीपी खत्म हो जाते हैं। कितने एटीपी? 2 एटीपी इसमें लग जाते हैं। अब बचा कितना? तो कहेंगे मैम 106 एटीपी शेष बचता है। ठीक बेटा, उत्पन्न कितने होते हैं? तो कहेंगे 108 उत्पन्न होते हैं, शेष बचते कितने हैं? तो 106 बचते हैं। ध्यान रखिएगा, उत्पन्न पूछेगा तो कितना बताएंगे? कहेंगे कि 108 बना। कितना बना? 108 उत्पन्न हुए, बचा कितना? तो कहेंगे मैम 106 एटीपी हमारे पास, सॉरी 106 एटीपी, 2 एटीपी क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो 106 एटीपी हमारे पास शेष बचेगा और मिलेगा कितना? कहेंगे मैम 108 एटीपी की प्राप्ति हमें होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त डेक्सट्रोज और लेबुलोज के मिश्रण को क्या कहा जाता है? ठीक है, सुक्रोज का जो जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस होती है, उससे जब हमें क्या प्राप्त होगा? डेक्सट्रोज और लेबुलोज शर्करा प्राप्त होगी, तो उसके मिश्रण को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता है सुक्रोज क्या है? तो कहेंगे मैम सुक्रोज एक प्रकार की डाइसेकेराइड है। क्या है? सुक्रोज एक प्रकार की डाइसेकेराइड है। ठीक है, कौन सी सेकेराइड? डाइसेकेराइड कह सकते हो, या इसे डबल शर्करा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डबल शर्करा या डबल शुगर भी कहा जाता है, यदि इसका जल अपघटन कर दिया जाए। ठीक है, क्या कर दिया जाए? यदि इसका जल अपघटन कर दिया जाए तो जल अपघटन के फलस्वरूप क्या प्राप्त होगा, या जो मिश्रण प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? तो कहेंगे प्राप्त मिश्रण को इनवर्ट शुगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहेंगे मैम प्राप्त मिश्रण को इनवर्ट शुगर कहा जाता है। आइए प्रक्रिया समझते हैं किस प्रकार से होगा। तो आपको पता है कि सुक्रोज इसको क्या कहते हैं? एक प्रकार की डाइसेकेराइड है। यदि इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है, ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस किया जाए तो इसके लिए उत्तरदायी एंजाइम कौन सा होगा? कहेंगे मैम सुक्रेज होगा। कौन सा होगा? सुक्रेज होगा। और सुक्रेज क्या करता है? एक अणु ग्लूकोज का, ठीक, एक अणु ग्लूकोज का तथा एक अणु जो होता है वो फ्रुक्टोज का हमें प्रदान करता है। ठीक है, एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु फ्रुक्टोज का प्रदान करता है। ठीक, ये ग्लूकोज जो होगी वो क्या हो जाएगी? वो चली जाएगी डेक्सट्रोज के रूप में और प्राप्त फ्रुक्टोज चला जाएगा लेबुलोज के रूप में। ठीक है, तो जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, यदि हम सुक्रेज एंजाइम से अभिक्रिया करके सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अणुओं की प्राप्ति करते हैं और इन दोनों अणुओं को, ग्लूकोज को और फ्रुक्टोज को, डेक्सट्रोज और लेबुलोज में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर इस पे ताप देते हैं, जो मिला हुआ मिश्रण होता है बेटा वो क्या कहलाता है? वो इनवर्ट शुगर कहलाता है। ठीक है, कैरेमल क्या होता है? तो कहेंगे मैम जो कैरेमल होता है वो शुगर पर ताप देने से, किस पर? शुगर पर टेम्परेचर देने से या ताप देने से प्राप्त होता है। ठीक है, शुगर पर टेम्परेचर देने से या ताप देने से जो भूरा रंग प्राप्त हो, ठीक है, जो भूरा रंग प्राप्त हो, यह भूरा रंग नॉन एंजाइमेटिक, कौन सी क्रिया? नॉन एंजाइमेटिक क्रिया के कारण हो। ठीक है, इस पे कोई भी एंजाइम क्रिया ना करे, अर्थात नॉन एंजाइमेटिक क्रिया के फलस्वरूप डेवलप्ड हुआ है। और स्वाद कैसा है? स्वाद, इसका स्वाद जो मक्खन की महक युक्त, ठीक है, मक्खन के महक युक्त इसका स्वाद आए, तो ऐसे बने हुए उत्पाद को, ठीक है, जो केवल बेस किससे हो? शुगर और टेम्परेचर पर बेस हो, कैरेमल कहा जाता है। ठीक बेटा, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन में किसी घोल की अम्लीयता या क्षारीयता, ठीक है, भोजन में किसी घोल की अम्लीयता या जो क्षारीयता होती है की डिग्री को व्यक्त करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ठीक है, आप सबको पता है कि किसी भी चीज की अम्लीयता या क्षारीयता का बोध हमें पीएच के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? कहेंगे मैम पीएच के माध्यम से
किसी भी खाद्य पदार्थ या किसी कोई भी सलूशन हमारा रहेगा तो उस सलूशन की अम्लीयता का या क्षारीयता को जो आइडेंटिफाई करने वाला वर्ड होता है वो कौन सा होता है, कहेंगे मैम पीएच होता है। ठीक है, पीएच होता है। यदि पीएच 7 से एबव है, ठीक है, 7 से कम है, 7 से कम है, ठीक, या 7 से 7 पर है या 7 से अधिक है। ठीक है बेटा, 3 कैटेगरियां हम लोग चुनते हैं या हम लोग पढ़ते हैं, 7 से कम, 7 से अधिक या 7 पे। ठीक है, यदि 7 से कम होता है तो क्या कहा जाता है, या 7 पर होता है तो क्या कहा जाता है, यदि 7 से कम होता है तो ये अम्लीय हो जाता है। ठीक, अम्लीय हो जाता है। 7 से अधिक है तो 7 से अधिक है तो क्षारीय हो जाएगा। ठीक, और 7 पर है तो ये कैसा होता है, उदासीन हो जाता है। ठीक है, कैसा होता है बेटा, तो कहेंगे मैम उदासीन हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन हमारा क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट या आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु किसे कहा जाता है। ठीक है, तो जिस बिंदु पर, ठीक है, जिस बिंदु पर हमारी हमारी जो प्रोटीन होती है, ठीक, जिस बिंदु पर हमारी जो प्रोटीन होती है वो क्या करे, ना तो सकारात्मक गुण दर्शाए, ठीक है, ना तो सकारात्मक और ना ही नकारात्मक इलेक्ट्रॉनिक गुण दर्शाए। ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा, उसे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहा जाएगा या आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु कहा जाता है। ठीक बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बॉम्ब्रिड की, डायना बॉम्ब्रिड की या बॉम्ब्रिड की पेरेंटिंग स्टाइल के अनुसार नियंत्रण तथा आज्ञाकारिता, ध्यान दीजिएगा, नियंत्रण तथा आज्ञाकारिता पर जोर देना क्या कहलाता है। ठीक है, नियंत्रण तथा आज्ञाकारिता पर जोर देना क्या कहलाता है, यही हमसे पूछा गया है। हम आपको बता दें कि ये जो थ्योरी है पेरेंटिंग स्टाइल की, इसे 1960 में डायना बॉम्ब्रिड, ठीक है, किसके द्वारा, डायना बॉम्ब्रिड के द्वारा दिया गया। ठीक है, जब शुरू में डायना बॉम्ब्रिड ने क्या किया था, 3 प्रकार की पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में बताया था। पहले को कहते हैं आधिकारिक, दूसरे को सत्तावादी और तीसरे को क्या कहा जाता है, परमेसिव कहा जाता है। ठीक है, अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन और परमेसिव। ठीक है, 3 स्टाइल उन्होंने दी थी। बाद में नेग्लेक्टफुल, ठीक है, बाद में नेग्लेक्टफुल स्टाइल को 1984 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 1984 में नेग्लेक्टफुल स्टाइल को जोड़ दिया गया। ठीक है, जो हमारी आज्ञाकारी तथा नियंत्रण पर जोर देने वाली पालन पोषण की शैली अकॉर्डिंग टू डायना बॉम्ब्रिड होती है, वो कौन सी होती है बेटा, तो कहेंगे वो है जो है वो जो शैली होगी उसे क्या कहा जाएगा, उसे आधिकारिक शैली, उसे सत्तावादी स्टाइल या सत्तावादी शैली के नाम से जाना जाता है। किस शैली के नाम से कहेंगे मैम, सत्तावादी शैली के नाम से जाना जाता है, जिसमें क्या होता है, माता पिता, पेरेंट्स जो हमारे होते हैं, माता पिता बालक के ऊपर अत्यंत जोर देते हैं पढ़ने के लिए, बाहर मत खेलो, इनसे मत मिलो, इनसे मत मिलो, है ना। बालक की बातों का यहाँ पर उतनी वैल्यू नहीं होती है जितना माता पिता उसको अपने लिए फोर्स करते हैं, अर्थात यहाँ पर नियंत्रण ज्यादा होता है, आज्ञाकारिता पर जोर दिया जाता है कि नहीं हमने कह दिया तो करना ही करना है, चाहे वो अच्छी बात हो या अच्छी बात ना हो। ठीक है बेटा, दूसरी है आधिकारिक शैली। तो आधिकारिक शैली के जो माता पिता होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने बालकों से मित्रता के साथ साथ कैसा व्यवहार करते हैं, अनुशासन भी रखते हैं। मित्रता के साथ साथ कैसा कहेंगे मैम, जो आधिकारिक शैली होती है उस पे अधिकार के साथ साथ जो है मित्रवत व्यवहार और अनुशासन भी रखा जाता है। परमेसिव जो होती है, परमेसिव स्टाइल, इसमें बालक अपने मन का हो जाता है। ठीक है, बालक अपने मन का हो जाता है या अपने वाले काम को करना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि इस स्टाइल में क्या होता है, इस स्टाइल के जो माता पिता होते हैं, ठीक, इस स्टाइल के जो माता पिता होते हैं बच्चे के प्रति
अधिक व्यवहार या अधिक दुलार दिखाते हैं, ठीक है, अधिक दुलार दिखाते हैं, इस शैली को अच्छी शैली नहीं माना गया है। उपेक्षित स्टाइल या नेग्लेक्टफुल स्टाइल में क्या होता है, ऐसे जो माता पिता होते हैं वह अपने बालकों की तरफ ध्यान ही नहीं देते, ठीक है, वह अपने बालकों के तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, ठीक, कि उनके बालकों का लक्ष्य क्या है, वो कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, उनकी रहन सहन, उनकी भाषा, उनकी शैली क्या है, इससे उन्हें कुछ लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो सबसे उचित आंसर हो जाएगा नियंत्रण और आज्ञाकारिता पर बल देना, वो सत्तावादी शैली हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है परिवार के समय के साथ अनुमानित चरण तथा पैटर्न को क्या कहा जाता है, ठीक है, परिवार के समय के साथ अनुमानित चरण, समय के साथ बदलते हुए अनुमानित चरण तथा पैटर्न को पारिवारिक जीवन चक्र कहा जाता है। क्या कहता है बेटा, कहेंगे मैम पारिवारिक जीवन चक्र कहा जाता है या फैमिली लाइफ साइकिल कहा जाता है, ठीक, फैमिली लाइफ साइकिल कहा जाता है। ये मैंने अपने पिछले सेट में भी आपको करवाया था। फैमिली लाइफ साइकिल क्या होती है, तो कहेंगे मैम फैमिली लाइफ साइकिल जीवन चक्र का वह महत्वपूर्ण स्टेज होता है जिसमें क्या होता है, एक कपल या एक माता पिता प्रथम चरण से, ठीक है, जीवन के प्रथम चरण से अर्थात जब वो कपल बनकर के आते हैं तब से शुरू करते हैं और अंत में उनका बालक उनको छोड़ करके अपने आप को आर्थिक रूप से स्थिर करने के लिए, आर्थिक रूप से स्थिर करने के लिए कहीं अलग अपने दुनिया या अपना घर बसा लेता है, ठीक है। तो परिवार के साथ अनुमानित चरण तथा पैटर्न को फैमिली लाइफ साइकिल कहा जाता है। क्या कहा जाएगा बेटा, कहेंगे मैम फैमिली लाइफ साइकिल कहा जाता है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोनों कानों से सुनने से संबंधित उम्र का एक क्रमिक नुकसान, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो कानों से सुनने के संबंधित उम्र, यानी कि जो धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है उसके साथ सुनने संबंधित क्रमिक नुकसान हो रहा है। क्रमिक का मतलब चरण दर चरण जो नुकसान हो रहा है उसे क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है साइटिस, दूसरा है डिस्पेक्सिया, तीसरा है हाइपोक्सिया, चौथा क्या है प्रेस्बाइक्यूसिस, ठीक है बेटा। तो कानों का क्रमिक नुकसान या कानों की जो हियरिंग होती है, सुनने का जो सुनने की जो क्षमता होती है, हियरिंग लॉस जो होता है, यदि वो एज के साथ ओल्ड एज में बढ़ जा रहा है तो उसे प्रेस्बाइक्यूसिस का नाम दिया जाता है, ठीक है। ओल्ड एज में क्या होगा, नेचुरली कानों से सुनना धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो जाता है, इसे प्रेस्बाइक्यूसिस कहा जाता है, ठीक है। हाइपोक्सिया क्या होता है, तो कहेंगे हमारे शरीर के, ठीक है, हमारे शरीर के ऊतकों में, शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की हानि या ऑक्सीजन का कम पहुंच पाना जो है हाइपोक्सिया कहलाता है। डिस्पेक्सिया क्या है, तो कहेंगे डिस्पेक्सिया एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें बालक क्या करता है, इसमें बालक समन्वय नहीं स्थापित कर पाता, ठीक है, समन्वय स्थापित नहीं कर पाता है। साइनसाइटिस क्या है, तो हमारे नाक के ऊपर यहाँ पर, ठीक, हमारे माथे पर जो है क्या होता है, जो वहां के ऊतक होते हैं वो सूजन कर जाते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन के कारण स्वेलिंग कर जाती है इसमें, जिससे सांस लेने पर, ठीक है, यहाँ पर दर्द होना, यहाँ दर्द होना, ठीक, या फिर कह सकते हैं बार बार नाक का बहना, जिसे कहते हैं कि इन्फेक्शन हो गया, जुकाम हो गया है ना, तो बार बार नाक का बहने जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो सिर में तीव्र पीड़ा होती है, ठीक बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्तिगत गुण जो लोगों को एक विशेष लिंग के लिए भावनात्मक और यौन रूप से आकर्षित करने के लिए उकसाता है। उकसाने का तात्पर्य क्या, स्टिमुलेट करता है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा। पहला है आपके सामने परिपक्वता, दूसरा है
यौन उन्मुखीकरण, तीसरा है प्यूबर्टल परिवर्तन, चौथा क्या है शारीरिक परिवर्तन। ठीक बेटा, ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये क्वेश्चन बाल विकास का जो चैप्टर हमारा है किशोरावस्था, ठीक है, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि यदि एक व्यक्तिगत गुण इंसान के अंदर का जो क्या करे किसी विशेष लिंग के प्रति, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसके प्रति भावनात्मक और यौन रूप से, दोनों रूप से, इमोशनल एंड सेक्सुअल दोनों रूप से क्या करे उसे अपने तरफ आकर्षित करे, तो ऐसे गुण को यौन उन्मुखता कहा जाता है। ठीक है, यौन उन्मुखता कहा जाता है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन कहा जाता है। ठीक बेटा, सेक्सुअल ओरिएंटेशन कहा जाता है। जबकि जो आपका शारीरिक परिवर्तन होता है, तो शारीरिक परिवर्तन का मतलब होता है एज के अनुसार, अवस्थाओं के अनुसार हमारे बॉडी में होने वाले चेंजेस। जैसे कह सकते हो कि आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूछ निकल जाना, समय या किशोरावस्था में लड़कियों की वॉइस में जो है गंभीरता आ जाती है तथा उनकी वॉइस जो होती है वो मृदु हो जाती है, पतली हो जाती है, जबकि लड़कों की वॉइस क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। प्यूबर्टल परिवर्तन का मतलब होता है कि जो किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं के शरीर में परिवर्तन होता है। परिपक्वता का मतलब होता है मैच्योरिटी। ठीक बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यौन उन्मुखता हो जाएगा। है कि एकल परिवार की बढ़ती लोकप्रियता के कारण वयस्क लोग इसका शिकार हो गए। कुछ आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मानसिक यातना का, दूसरा है दुर्व्यवहार और दुराचार का, तीसरा है शारीरिक उत्पीड़न का और हमले का, चौथा है सभी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये परिवार से लिया गया क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एकल परिवार की विशेषताओं में जो एकल परिवार की हानियां हैं वो कौन सी हैं। ठीक है, तो एकल परिवार की हानियां जो वयस्क लोगों के ऊपर पड़ी उसमें मानसिक यातना, उनके ऊपर बर्डन ज्यादा पड़ने लगा, दुर्व्यवहार, दुराचार और मानसिक उत्पीड़न के साथ साथ हमले जैसी प्रवृत्ति देखी गई। अर्थात इस प्रकार से इस क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माता पिता के जीवन में वह समय जब उनके बच्चों ने अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें अकेला छोड़ दिया हो या परिवार को छोड़ के चले गए हो। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन भी फैमिली लाइफ साइकिल से लिया गया है, पारिवारिक जीवन चक्र से लिया गया है। हम मैंने आपको बताया था कि पारिवारिक जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, कितनी अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं होती हैं। जो पहली अवस्था होती है वो कब तक चलती है, विवाह तथा पहले बच्चे के आगमन तक। ठीक है, पहले बच्चे के आगमन तक चलती है। ठीक है, लेकिन जो अंतिम अवस्था होती है उसमें बालक स्टेबलिस्ट होने के लिए या अपने आप को आर्थिक रूप से स्थिर बनाने के लिए माता पिता को छोड़ करके अन्यत्र चला जाता है और इस स्थिति को क्या कहा जाता है, खाली घोंसला कहा जाता है। ठीक है बेटा, क्या कहा जाएगा, खाली घोंसला कहा जाता है। और जो ये स्थिति होती है ये क्या होती है, माता पिता के लिए बहुत ही ज्यादा समस्यात्मक स्थिति मानी गई है। इसमें जो माँ बाप होते हैं वो शारीरिक और आर्थिक रूप से अपने आप को निर्बल समझना शुरू कर देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुजुर्ग व्यक्तियों पर राष्ट्रीय नीति एनपीओपी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ठीक है, एनपीओपी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एनपीओपी है क्या। ठीक है बेटा, एनपीओपी क्या है, सबसे पहले हम इसी का अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, तो एनपीओपी जो है बेटा वो क्या है, कहेंगे एनपीओपी 1999 में, कब कहेंगे मैम, 1999 में राष्ट्रीय नीति के रूप में भारत में ये लाई गई, भारत सरकार के द्वारा
ठीक है, जिसमें कहा गया कि जो वृद्ध लोग रहेंगे, ठीक, वृद्ध लोग जैसे आपके माता पिता चाहे वो जैविक रहें, यानी कि जिनकी संतान आप हैं, चाहे वो जैविक हो, ठीक, बायोलॉजिकल आपके पेरेंट्स रहें, जैविक माता पिता रहें, या फिर कह सकते हैं दत्तक हो, जिन्होंने किसी बालक को गोद लिया हो, या वह माता पिता जो कैसे रहे, सौतेले रहें, ठीक है, उन्होंने अपने भाई के लड़के को, बहन के लड़कियों को क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया हो, ठीक है, सौतेले रहे, तो उन्हें वरिष्ठ नागरिक माना जाए, यानी वो वृद्ध हो अथवा वरिष्ठ नागरिक हो अथवा ना भी हो, ठीक है, अथवा ना भी हो, तो उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी को उठाना, ठीक, उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी को उठाना उस दत्तक पुत्र अथवा पुत्री का उत्तरदायित्व बन जाता है, ठीक है, उस दत्तक पुत्र अथवा पुत्री का प्राथमिक उद्देश्य या प्राथमिक उत्तरदायित्व बन जाता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रीय नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या नहीं है, तो राष्ट्रीय नीति का प्राथमिक उद्देश्य जो है बेटा, विशेष दर्जा को छोड़ करके, ठीक है, विशेष दर्जा नहीं को छोड़ करके, बल्कि जो वरिष्ठ लोग होंगे या जो माता पिता हैं उनका पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, स्वयं के साथ साथ अपने पति या पत्नी के बुढ़ापे का प्रावधान, ये दोनों चीजें हो जाएंगी, बल्कि जो है उनको विशिष्ट दर्जा नहीं दिया जाना है, ये बात गलत है, उनको विशिष्ट दर्जा दिया जाना है, ठीक है। 1999 के तहत बुजुर्ग व्यक्तियों पर जो राष्ट्रीय नीति लाई गई उसके तहत क्या है, उन्हें विशिष्ट दर्जा दिया जाना है, और स्वास्थ्य सुविधाएं और अपने पति और पत्नी के साथ साथ बुढ़ापे के प्रावधान की बात भी उसमें की गई है, ठीक बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्पन यार्न उत्पादित किया जाता है, जो स्पन यार्न होता है वो किससे उत्पादित किया जा रहा है, ये क्वेश्चन टेक्सटाइल से लिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है स्टेपल फाइबर के द्वारा, दूसरा है फिलामेंट के द्वारा, तीसरा है दोनों के द्वारा और चौथा है रेशम के द्वारा, ठीक बेटा। तो स्पन यार्न क्या होते हैं, तो कहेंगे मैम जो स्पन यार्न होते हैं वो छोटे छोटे स्टेपल यार्न के द्वारा तैयार किए जाते हैं, किसे, छोटे छोटे स्टेपल यार्न के द्वारा तैयार किए जाने वाले यार्न को हम जो है स्पन यार्न कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एंजाइमेटिक डिसाइजिंग में माल्ट एंजाइम, ठीक है, एंजाइमेटिक डिसाइजिंग में माल्ट एंजाइम होगा, माल्ट एंजाइम के लिए अनुकूलतम पीएच क्या है, ठीक है। एंजाइमेटिक डिसाइजिंग में माल्ट एंजाइम के लिए जो बेटा अनुकूलतम पीएच माना गया है, ठीक है, जो अनुकूलतम पीएच माना गया है वो कितना होना चाहिए, तो कहेंगे मैम 4.5 से लेकर के 5.5 पीएच तक, ठीक है, कितना 4.5 से लेकर के 5.5 जो है पीएच तक एंजाइमेटिक डिसाइजिंग में माल्ट एंजाइम जो क्रिया करता है उसके लिए उपयुक्त पीएच माना गया है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिसाइजिंग प्रक्रिया में मुख्य रूप से दूर किया जाता है, ठीक। पहला है वैक्स और टैलो, दूसरा है तेल, तीसरा है स्टार्च, चौथा है जल में अघुलित अशुद्धियां, ठीक। तो डिसाइजिंग जो फिनिशिंग होती है, डिसाइजिंग फिनिशिंग के द्वारा किसको दूर किया जाएगा, कहेंगे मैम स्टार्च को दूर किया जाता है, ना तो वैक्स और टैलो को, ना ही जो है जो नेचुरल ऑयल होता है उसको, और ना ही जल में अघुलित अशुद्धियां जैसे वैक्स हो गया, ऑयल हो गया, लिओलिन हो गया, ठीक है। तो इन सबको नहीं दूर किया जाता, बल्कि डिसाइजिंग प्रक्रिया के द्वारा स्टार्च को दूर किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि टेक्सटाइल केमिस्ट्री के जनक माने जाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं
और आपसे पूछा जा रहा है कि जो टेक्सटाइल केमिस्ट्री है, ठीक है, उसके फादर कौन है या उसके जनक कौन है। ठीक बेटा, पहला है जॉन मार्शल, दूसरा है विलियम लॉरेंस वॉल्श, तीसरा है रेचल लैंग, तीसरा है रिचर्ड रॉबर्ट। ठीक है, तो टेक्सटाइल जो है केमिस्ट्री के जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, जॉन मार्शल। कौन माने जाएंगे बेटा, कहेंगे मैम जॉन मार्शल को टेक्सटाइल केमिस्ट्री का जनक माना जाता है। ठीक बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्काउरिंग में मुख्य सामग्री है। स्काउरिंग क्या होती है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। स्काउरिंग जो है वो एक प्रकार की क्लीन करने की, ठीक है, क्लीन करने की क्या है, प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है। तो स्काउरिंग में सबसे ज्यादा किसका उपयोग होता है, कहेंगे मैम स्काउरिंग में जो प्रयोग किया जाने वाला एजेंट होता है वो क्या सामग्री होती है, वो कौन सी होती है, कहेंगे मैम क्षार होती है। क्या होता है, स्काउरिंग के लिए हमेशा क्षार का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मर्सराइजिंग में कॉस्टिक सोडा लिया जाता है। मर्सराइजिंग क्या है, तो कहेंगे मैम मर्सराइजेशन जो मर्सराइजिंग में करने वाली क्रिया होती है और यह क्रिया अधिकांशतः सूती वस्त्रों पर की जाती है। ठीक है, सूती वस्त्रों पर की जाती है जिससे कपड़ों या वस्त्रों की चमक बढ़ जाती है। ठीक है, चमक उनकी बढ़ जाती है। तो मॉइस्चराइजेशन में जो कास्टिक सोडा उपयोग में लाया जाता है वो कितना उपयोग में लाया जाता है, तो कहेंगे मैम 18 से 25%। ठीक है, मॉइस्चराइजेशन में जो कास्टिक सोडे का उपयोग होता है वो कितना प्रतिशत, कहेंगे मैम 18 से 25% उपयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चमक को कम करने वाले कारक हैं। पहला है टाइटेनियम ऑक्साइड, दूसरा बेरियम सल्फेट, तीसरा है दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो चमक को कम करने वाले एजेंट का उपयोग जो होता है बेटा वो हमेशा कृत्रिम रेशों पर किया जाता है। ठीक है, किस पर, कृत्रिम रेशों पर, क्योंकि आपको पता है कि जब कृत्रिम रेशों का हम घोल बनाते हैं, ठीक है, सोल्यूशन बनाते हैं, तो उस घोल में पहले से ही हम कलर को डाल देते हैं, या वो कह सकते हैं जब वो बनाए जाते हैं तो वह बनाते समय ही अत्यंत चमकदार होते हैं। तो उनकी चमक को कम करने के लिए टाइटेनियम ऑक्साइड के साथ साथ बेरियम सल्फेट का उपयोग, अर्थात ए और पहला और दूसरा, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। टाइटेनियम ऑक्साइड और बेरियम सल्फेट दोनों कारकों का या दोनों एजेंटों का उपयोग किया जाता है। अगला है स्टोविंग शब्द संबंधित है। स्टोविंग एक प्रक्रिया होती है और आपसे पूछा जा रहा है कि स्टोविंग शब्द किससे संबंधित है। पहला है डिसाइजिंग फिनिशिंग से, दूसरा है साइजिंग या सिंजिंग फिनिशिंग से, तीसरा है H2SO से ब्लीच करना, सल्फ्यूरिक एसिड से क्या करना, ब्लीच करना, चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड से ब्लीच करने की प्रक्रिया को। ठीक है, तो स्टोविंग क्या है बेटा, तो कहेंगे मैम स्टोविंग जो होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड से ब्लीच करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड से ब्लीच करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम स्टोविंग नाम देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पॉलिस्टर रंगाई के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, 4 रंगाई के प्रकार आपके सामने है। पहला है एसिड, दूसरा बेसिक, तीसरा है रिएक्टिव, चौथा है डिस्पर्स। ठीक है बेटा, तो आपको मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि जो पॉलिस्टर की रंगाई होती है वो किससे की जाती है, कहेंगे मैम डिस्पर्स डाई से। किससे, डिस्पर्स डाई से पॉलिस्टर को रंगा जाता है, जबकि एसिड डाई से ऊन और सिल्क को रंगा जाता है। ठीक है, ऊन और सिल्क को एसिड डाई से और पॉलिस्टर को डिस्पर्स डाई से रंगा जाता है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी क्लासेज आपको अच्छी लगती हो और आपको लगता हो कि आपके एग्जाम में ये तनिक मात्र भी आपका सहयोग कर सकती हैं, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद।